हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो पर। आज के इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं थ्योरीज ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सिद्धांत पर। आप देख रहे हैं ज्ञान के 5 सिद्धांत हैं। सबसे पहला है प्रायोगिक सिद्धांत। ये जो सिद्धांत ये प्रयोग पर आधारित है यानी एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है। दूसरा है तर्कवाद का सिद्धांत, ये तर्कों पर बेस्ड है। तीसरा है आधुनिक सिद्धांत, इसमें अनुभवों पर बात की गई है। चौथा है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। ठीक है, ये जो सिद्धांत है ये मानसिक चेतना पर आधारित है। और पांचवा है योग का सिद्धांत, यानी इस सिद्धांत में योग के माध्यम से शरीर और मस्तिष्क को केंद्रित करके ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है। तो आज हम आगे ज्ञान के सिद्धांत पर इन 5 टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बारी बारी से इन 5 टॉपिक पर बात करेंगे। चलिए बिना देर करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है प्रायोगिक सिद्धांत यानी एक्सपेरिमेंट थ्योरी। प्रयोजनवाद जीवन का सिद्धांत है जो प्रयोगों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांत को स्वयं में समेटे हुए है। यानी इस सिद्धांत में प्रयोजनवाद को जीवन का सिद्धांत माना गया है जो प्रयोगों पर आधारित है। ठीक है, और यानी कि एक्सपेरिमेंट बेस्ड है और यहाँ एक्सपेरिमेंट के माध्यम से न्यू नॉलेज को डेवलप किया जाता है। वर्तमान समय में यह प्रायोगिक रूप में है। ठीक है, इसका जन्म व वृद्धि अमेरिका में हुआ है तथा वर्तमान में यह प्रायोगिक रूप में है। और इस वर्षों में बहुत से शैक्षिक सिद्धांत जो है इसी पर आधारित बनाए गए हैं और इसका जन्म स्थान तथा वृद्धि की जो भूमिका है वो विशेष रूप से अमेरिका में हुई थी। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सपेरिमेंट थ्योरी है ये एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, प्रयोगों पर आधारित है जिसके ज़रिए ज्ञान का डेवलप किया जाता है और इसका जन्म और इसकी वृद्धि जो है वो अमेरिका में हुई है। दूसरा है तर्कवाद का सिद्धांत यानी रैशनलिज्म थ्योरी। तर्कवाद यह निश्चित करता है कि तर्क ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। तो जिस तरह से प्रायोगिक सिद्धांत में प्रयोग को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना गया है, ठीक उसी तरह से तर्कवाद के सिद्धांत में भी तर्क को ज्ञान का एकमात्र स्रोत माना गया है। यानी कि तर्क के माध्यम से हम नए ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं। इंद्रियों के द्वारा केवल कच्चा माल प्रदान किया जाता है, यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं इससे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है वे कच्चा होता है, वे पक्का ज्ञान नहीं होता है। यानी इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान हमें मिलता है उस ज्ञान को हम तर्क के माध्यम से उसे पक्का करते हैं, उससे दृढ़ बनाते हैं। कच्चे माल का स्वयं में कोई ज्ञानात्मक मूल्य नहीं होता। यह तब तक मृतक रहेगा जब तक इसे तर्क के छूने से रोशन न किया जाए। यानी कि हमारी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान हमें प्राप्त होती है वह ज्ञान जो है मूल ज्ञान नहीं होता है। वह तब तक मृतक रहता है जब तक उसे हम तर्क के द्वारा पक्का ना कर लें। यूनानियों में प्लेटो को तर्कवाद का पिता माना गया है, यानी कि तर्कवाद के जो जनक हैं वे प्लेटो हैं। अब वास्तविकता हमारे विचारों में है, मस्तिष्क में है, शुद्ध जो है वो प्रकार में है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह केवल दिखाई देने में है। यानी वास्तविकता जो हमारे विचारों में होता है और हमारे विचार जो है वे मस्तिष्क में होते हैं और इसका शुद्ध जो है वह प्रकारों में होते हैं। और इसके अतिरिक्त हमें जो कुछ भी दिखाई देता है ना वह केवल वास्तविक संसार का तथ्य है। यानी हमें जो दिखता है वह इस संसार का तथ्य है। हमारा विचार ही जो है वो वास्तविक है जिसे विचारों की सहायता से मस्तिष्क में बनाया जाता है। यानी इस संसार में जो भी चीज़ें हैं वे हमारे विचारों से हैं। हमारे विचारों से ही वह चीज़ों में वास्तविकता होती है। वे अच्छी है या बुरी ये हमारे विचार ही तो हैं। और वास्तविक संसार तथ्य में है जिसे विचारों की सहायता से मस्तिष्क में बनाया जाता है। यानी कि इस संसार की जो वास्तविकता है वो उसके तथ्य में है जिसे हम अपने विचारों की सहायता से अपने मस्तिष्क में बनाते हैं। और उदाहरण के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि तर्कवादी के लिए फूल भी उतना ही सुंदर है जैसा कि उसका विचार है। फूल में स्वयं में कोई जन्मजात सौंदर्य नहीं होता। यानी कि जो एक तर्कवादी होता है उसके लिए फूल उतना ही सुंदर होता है जितना कि उसके मन का विचार होता है, क्योंकि फूल में स्वयं का कोई जन्मजात सौंदर्य नहीं होता। हम उसके सुंदरता को अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने विचारों से उसकी सुंदरता को गढ़ते हैं।
जैसे कहते हैं ना कि वाह वो फूल कितना सुंदर है, तो ये क्या है, ये हमारे विचार ही तो हैं। ठीक है, वो फूल अपने आप उसके जन्म से वो सुंदर नहीं है, हम अपने विचारों से उसे सौंदर्य प्रदान करते हैं। तीसरा है आधुनिक सिद्धांत। आधुनिक सिद्धांत इंद्रिय अंगों के द्वारा अनुभवों की सहायता से प्राप्त किए गए ज्ञान पर आधारित है। यानी ये जो सिद्धांत है ये हमारी इंद्रिय जो अंग होते हैं इनके द्वारा जो अनुभव हमें प्राप्त होती है, ठीक है, तो इन्हीं अनुभवों की सहायता से प्राप्त किए गए जो ज्ञान है ये सिद्धांत उसी ज्ञान पर आधारित है। यह ज्ञान का ऐसा सिद्धांत है जो ज्ञान को प्राप्त करने में इंद्रियों के सहयोग पर बल देता है। यानी कि यह जो सिद्धांत है, आधुनिक सिद्धांत जो है, वो ज्ञान का ऐसा सिद्धांत माना गया है जो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के सहयोग पर बल देता है। यानी इसका मानना है कि हमें जो ज्ञान की प्राप्ति होगी वह हमें अपनी ज्ञानेंद्रियों की सहायता से होगी। हमारी इंद्रियां जो चीज़ें महसूस करेंगी, जिन चीज़ों को देखेंगी और जो अनुभव करेंगी, वही हमारा ज्ञान होगा। और सबसे अधिक प्रायोगिक व्यक्ति शायद दार्शनिक तथा अध्यापक होते हैं। यानी ये जो होते हैं, ये दार्शनिक होते हैं, वे अपनी इंद्रियों की मदद से वे दुनिया की चीज़ों को देखते हैं, संसार की चीज़ों को देखते हैं, और जो चीज़ें उनके वो अनुभव करते हैं वही उनका ज्ञान होता है। अध्यापक भी वैसे ही हैं, वह जिन चीज़ों का अनुभव करते हैं, जो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, वही उनका ज्ञान होता है। हम गणित तथा भौतिक के सिद्धांतों का सार्वभौमिक तथा विश्वस्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और यह केवल तथ्यों के प्रारूप तथा क्रमबद्ध संगठन का ही ज्ञान है। चौथा है संवेद विवेकपूर्ण सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक अरस्तु हैं। इन्होंने पूर्ण अनुभववाद तथा तर्कवाद को स्वीकार नहीं किया। उनका यह मानना था कि चेतना तथा तर्कवाद के निर्माण में आवश्यक रूप से सहायक है। यानी जो अरस्तु हैं इनका मानना है कि चेतना जो है वह तर्कवाद के निर्माण में सहायक होते हैं, और उनका ये मानना है कि हमारे मस्तिष्क में जो चेतना शक्ति है, उस चेतना की सामग्री की क्षमता को हम तर्क के द्वारा वास्तविक बना सकते हैं। यानी उनका ऐसा मानना है कि हमारे मस्तिष्क में जो चेतना शक्ति है, हम उस चेतना शक्ति को तर्क वितर्क करके उस चीज़ को हम वास्तविक बना सकते हैं, उस ज्ञान को वास्तविक बना सकते हैं। और इस प्रकार हमारे पास विचारों, तथ्यों, सिद्धांतों तथा ज्ञान प्रणाली का विस्तृत स्वरूप होता है। अनुभव स्वयं में ज्ञान प्रदान नहीं करते, इसमें ज्ञान के रूप देने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। यानी कि अरस्तु का यहाँ मानना है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमारा जो अनुभव है, यह हमें अपने आप में ज्ञान प्रदान नहीं करता, यह केवल ज्ञान को एक रूप देता है। यानी अरस्तु का यहाँ ऐसा मानना है कि जो हमारे अनुभव होते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, उन्हें हम तर्क वितर्क की सहायता से ज्ञान को एक रूप दे सकते हैं, और यही विचार शैक्षिक प्रक्रियाओं में लागू होता है। आधुनिक विद्यालय मस्तिष्क तथा चेतना दोनों के प्रशिक्षण के कार्य करते हैं। जो आज का जो स्कूल होता है, कॉलेज होते हैं, इसमें क्या किया जाता है, मस्तिष्क और चेतना इन दोनों को प्रशिक्षित किया जाता है, प्रशिक्षित करने का कार्य करता है। क्योंकि केवल अनुभव से ही नए ज्ञान का डेवलप नहीं होता है, उसमें तर्क वितर्क की आवश्यकता होती है। इसलिए आधुनिक विद्यालय में मस्तिष्क तथा चेतना दोनों को प्रशिक्षित किया जाता है, और शिक्षण कौशल मस्तिष्क तथा चेतना की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करता है, ताकि वह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। यानी ये जो हमारा टीचिंग स्किल होता है, वह हमारे मस्तिष्क को, हमारी चेतना को की सहायता से हमें ज्ञान प्रदान करता है, और विद्यार्थियों को मोटिवेट करता है ताकि वह अपने जीवन में स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सके। पांचवा है योग का सिद्धांत, यानी योगी थ्योरी। भारतीय विचारों के प्रतिनिधि के रूप में पतंजलि का योग विश्व के दार्शनिक कार्यों में सबसे प्रमुख माना जाता है, और इनके अनुसार शरीर तथा मन ऐसे तथ्यों के बने होते हैं जो उत्तेजना के स्रोत बनते हैं। यानी ये जो भारतीय विचार है, इसमें जो पतंजलि का योग है, ये पूरे विश्व में विख्यात है, और इस पतंजलि योग का ऐसा मानना है कि जो हमारा शरीर और हमारा मन जो होता है, वह ऐसे तथ्यों से बने होते हैं जो बहुत ही उत्तेजित होते हैं। और मस्तिष्क की एक प्रमुख विशेषता यह है कि वह चंचल है, इसके साथ साथ इसमें अज्ञानता तथा अविद्या भी है। यानी ये जो हमारा मस्तिष्क है, ये बहुत चंचल होता है, ये ठीक है, इसे सही गलत की कोई समझ नहीं होती, इसलिए ये अज्ञान है।
और इसलिए हमारे मस्तिष्क को सही ज्ञान प्रदान करने के लिए अपने शरीर और मन को योग की आवश्यकता होती है। इस योग के माध्यम से ही हम अपने मस्तिष्क को सही राह दिखा सकते हैं। यह जो चंचल मस्तिष्क है, ये सभी जो है शारीरिक तथा मानसिक विचलनों की ही जड़ है और योग का उद्देश्य ही है इस मानसिक चंचलता को नियंत्रित करना तथा इस मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करना और सभी बुराइयों की जड़ अज्ञानता को जड़ से खत्म करना। ठीक है, यानी योग का उद्देश्य ही है हमारे चंचल मस्तिष्क को नियंत्रित में रखे और एक मस्तिष्क को एक बिंदु पर केंद्रित करके रखे और सभी बुराइयों की जड़ को, सभी अज्ञानता को जड़ से नष्ट कर दे, खत्म कर दे। यह केवल वैराग्य की चेतना के विकास से ही संभव है और इसके लिए कुछ ऐसी शारीरिक तथा मानसिक क्रियाएं करवाई जाए जिससे केंद्रीयकरण की सहायता से मानसिक चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सके। यानी योग ही एकमात्र ऐसा साधन है जो हमारे मस्तिष्क की चंचलता को नियंत्रित कर सकता है, उसे केंद्रित कर सकता है और उसकी जो बुराइयां हैं उसे जड़ से खत्म कर सकता है। इसके लिए हमें कुछ ऐसी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं करनी होंगी जिसकी सहायता से हम अपने मस्तिष्क की चेतना को उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। इस तरह हमने ज्ञान के पांचों सिद्धांत पर बात किया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे ज्ञान प्राप्त करने की विधियां कौन कौन सी हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से विभिन्न विधियों या उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें ज्ञान का उपकरण भी कहा जाता है। यह उपकरण या विधियां जो है निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। सबसे पहली है संवेदात्मक प्रत्यक्षीकरण या इंद्रिय अनुभव तथा अनुभववाद। दूसरा है अंतःप्रज्ञावाद। तीसरा है देवी ज्ञान। चौथा है सत्तावादिता और पांचवा है बुद्धिमान। ये सारी जो है ज्ञान प्राप्त करने की विधियां हैं, उपकरण हैं, ठीक है, जिसे हम ज्ञान का उपकरण भी कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल पर बने रहिएगा, आगे इसी तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स वीडियोस में लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।